हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज की वीडियो में हम सार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो तीन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं सिलेबस में मेंशन की गई है, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, सार्क भी है, आसियान भी है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, इनका ओरिजिन, इनके मेंबर्स, इनके हेडक्वार्टर्स, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्क नाम क्यों आया है। अभी हम नीचे फुल फॉर्म वगैरह देखते हैं, इसकी मेंबर्स वगैरह जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका नाम सार्क क्यों है। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें हमारा ये एशिया आ गया, ठीक है। और ये येलो वाला पोर्शन जो है हमारा एशिया है। इस एशिया में जो है हमारा ये नॉर्थ साइड आ जाती है, ये साउथ साइड आ जाती है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। और सार्क के जो मेंबर्स हैं वो इस रीजन से हैं सारे, तो ये हमारा साउथ पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? मालदीव हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब देखते हैं हम सार्क है क्या। सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया की एक एसोसिएशन है कंट्रीज़ की, ठीक है। किस लिए? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो ये वाला रीजन है साउथ एशिया का, इसमें रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये एसोसिएशन जो है बनाई गई है इन इन मेंबर्स द्वारा, साउथ एशिया के मेंबर्स द्वारा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले ज़ियाउर रहमान जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश रहे हैं, ये 1977 से 1981 तक। ये पहले मिलिट्री में थे, उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे बांग्लादेश के। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट किया था। और सार्क है क्या? सार्क एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? जिसमें गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट नेशंस कम टुगेदर टू फॉर्मुलेट एन एसोसिएशन, टू मेक एन एसोसिएशन। उस चीज़ को हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्यों बनाई जाती है, क्यों, क्या पर्पस होता है? देखिए, जो भी प्रॉक्सिमिटी में नेशंस होते हैं, जो भी आसपास जो नेशंस होते हैं, मान के चलिए ये कुछ नेशंस हैं जैसे ABCD, फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज़ एक दूसरे के पास पास में है, तो डेफिनेटली इनकी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर किसी तरह का कोई डिज़ास्टर आता है तो जो जो ये सब कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के आसपास, इन सभी पे इम्पैक्ट होगा। तो ये सब जो है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहेंगी किसी ना किसी तरह से। तो इनके बीच में अगर कॉपरेशन रहेगा तो ये सभी जो है ग्रो कर पाएंगी। तो इसी पर्पज़ से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, ऐसी एसोसिएशंस बनाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फाउंडिंग एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखते हैं फाउंड कब हुई है। फाउंड हुई है ये 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहे हैं बांग्लादेश के जिनने कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसलिए ये बांग्लादेश में फॉर्म हुई है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? देखिए, करंटली इसमें जो है हमारे पास 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स में अफ़गानिस्तान भी एक मेंबर है, ठीक है। और ये अफ़गानिस्तान जो है हमारा 2007 में ऐड हुआ है। लेकिन अफ़गानिस्तान को छोड़ के बाकी जो 7 मेंबर्स हैं वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। यानी कि ये सब देश आपस में मिलके इनने ये सार्क का कॉन्सेप्ट लाया था, यानी कि सार्क को बनाया था। कॉन्सेप्ट तो ज़ियाउर रहमान ने दिया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट रीजनल कोऑपरेशन, पीस, development in South Asia and foster economic, social and cultural development among nation, ठीक है। सबसे पहले रीजनल कोऑपरेशन के लिए इन नेशंस में आपस में पीस रहे, डेवलपमेंट हो सभी नेशन साउथ एशियन नेशंस की। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है सार्क को बनाया गया था। अब इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सार्क की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है, क्योंकि हिंदी सब बोलते नहीं होंगे, तो इस रीज़न से हमारा एक इंग्लिश जो है एक कॉमन लैंग्वेज आ जाती है। तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है सार्क की। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी कौन थी? इनका नाम था फातिमा दियाना सईद। ये कहाँ से थी? मालदीव से थी, और ये 2011 में बनाई गई थी इसकी सेक्रेटरी, ठीक है। अफगानिस्तान जो है लास्ट मेंबर है जिसने सार्क ज्वाइन किया है, और वो कब किया? 2007 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल में, ठीक। अब देखते हैं इसकी मेंबर कंट्रीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़ इस वक्त सार्क की मेंबर हैं। इसकी ये ट्रिक है, MBBS पेन, यानी कि M फॉर मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। इस अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी 7 जो हैं ये इसके
फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बनाया है सार्क को, लेकिन बाद में अफगानिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया 2007 में, और ये यहाँ पे लिखा है नॉट ए फाउंडिंग मेंबर। इसके बाद कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स होती हैं। देखिए ऑब्जर्वर स्टेट्स और मेंबर स्टेट्स में क्या फ़र्क होता है। मेंबर स्टेट्स वो होती हैं जो पार्टिसिपेट भी करती हैं मीटिंग में, ठीक है, पार्टिसिपेट भी करती हैं एंड उनको वोट देने का अधिकार भी होता है, राइट भी होता है। लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या कर सकती हैं, दे कैन ओनली अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द सार्क, ठीक है, अटेंड मीटिंग्स, ठीक है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ एज ए गेस्ट आ सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, जो भी डेवलपमेंटल चीज़ें वहाँ पे डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी वहाँ पे प्रिंसिपल्स पुट फोर्थ किए जाएंगे उसको ये अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दे कैन इवन पुट फोर्थ द देयर ओन सजेशंस, देयर ओन ओपिनियंस, बट यहाँ पे किसी तरह का वोट नहीं देंगे ये, ठीक है। जिस वक्त भी कोई वोटिंग वगैरह की बात आएगी सार्क में, यानी कि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट पास करना होगा, तो जो उसके मेंबर्स हैं सार्क के, वही वोट वगैरह दे सकते हैं। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सार्क का चार्टर। सार्क का चार्टर वैसे एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, चार्टर पता होना चाहिए। चार्टर होता है इट्स अ काइंड ऑफ रूल बुक फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रूल बुक मान लो या किसी तरह का कोई एक्ट कह लो, ठीक है। इस चार्टर के तहत ही सारा का सारा सार्क जो है वो रन करेगा, ठीक है। अडॉप्ट कब किया गया था, जब सार्क बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। उसके बाद ये चार्टर कहता क्या है, लेज डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर फॉस्टरिंग कॉपरेशन इन द एरियाज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये ग्राउंड वर्क देता है कि किस तरह से कॉपरेशन होगी इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल प्रोग्रेस में एंड कल्चरल डेवलपमेंट में, ठीक है। इसका ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, बताता है सार्क का चार्टर। इसके बाद आता है इट एम्फेसाइजेस रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। देखिए सार्क तो बनाई गई है, अलग अलग नेशंस जो हैं, अलग अलग कंट्रीज जो हैं साथ में आके एक एसोसिएशन बनाए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों में इंटरफेरेंस करेंगे। हम उन इन सब चीज़ों की रेस्पेक्ट करेंगे और हम दूसरे की देश में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे उनके इंटरनल मैटर्स में, ठीक है। अब देखते हैं एरियाज ऑफ कॉपरेशन, यानी कि किन किन एरियाज में जो है सार्क एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, सार्क मेंबर जो हैं एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन है सबसे पहले। देखिए इकोनॉमिक कॉपरेशन है तो डेफिनेटली ट्रेड वगैरह की बात होगी। तो इनका एक इनिशिएटिव था, इसका नाम था SAPTA, यानी कि सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो सार्क के मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स, इनके बीच में क्या होगा, ये एक दूसरे को ना टैरिफ की कंसेशन देंगे। टैरिफ में आता है हमारा टैक्स या ड्यूटीज़ वगैरह, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मान के चलो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका, मान के चलो इन देशों के बीच में जब किसी तरह का कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वो एक दूसरे को टैक्स एंड ड्यूटीज़ में कंसेशन देंगे। उन कंसेशन से क्या होता है कि ट्रेड जो है सस्ता होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये लो रेट्स पे डील करेंगे, ठीक है। अगर यही गुड्स जो हैं इनने बाहर भेजने होंगे आउट ऑफ द सार्क नेशंस, तो उस केस में क्या है, हायर टैक्सेस एंड हायर ड्यूटीज कैन बी इम्पोज ऑन दोज एक्सपोर्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसका दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, लॉन्च्ड इन, ये हमारा लॉन्च किया गया था 1995 में, और फ्री ट्रेड एरिया जो है 2006 में किया गया था। और इसमें भी टैरिफ रिडक्शन की बात की गई है और बेटर मार्केट एक्सेस जो है इससे मिल सकता है साउथ सार्क के मेंबर्स को। इसके बाद एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। मान के चलिए कि किसी एक देश में जो है किसी तरह का कोई डेवलपमेंट होती है या रिसर्च करते हैं, ठीक है। अगर रिसर्च करते हैं उसकी कुछ अच्छी फाइंडिंग्स आती हैं, वो फाइंडिंग्स जो है सार्क के मेंबर्स के साथ शेयर कर दी जा सकती हैं फॉर दियर डेवलपमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं कॉपरेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट होता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ, वुमेन्स एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म प्रिवेंशन, ठीक है। देखिए टेररिज्म प्रिवेंशन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जो है साथ में है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट तो आएगा, यानी कि ये एक सार्क के लिए चैलेंज है। चैलेंजेस जब हम सार्क की देखेंगे
तो अगर उसमें टेररिज्म भी एक चैलेंज है। टेररिज्म इंडिया एंड पाकिस्तान जो है साथ में है, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन टाइम टू टाइम हुई है, तो इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं सार्क हेल्पफुल हो सकता है, बट ये इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रूव नहीं हुआ है सिंस द बिगनिंग। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, ये क्योंकि ग्लोबल फिनोमिना है, सभी जो हैं सभी देश दुनिया के जो हैं उन पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, और इन द कमिंग डेज और ज़्यादा होगा। स्पेशली जो हमारी स्मॉलर आइलैंड डेवलपमेंट, स्मॉल आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आइलैंड नेशंस जो हैं उन पे तो ज़्यादा ही खतरा है क्लाइमेट चेंज का। क्यों? क्योंकि वो इनंडेशन वगैरह का शिकार हो सकते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, उससे क्या होता है, ग्लेशियर्स वगैरह जो है हमारा मेल्ट होते हैं और आइस कैप्स वगैरह मेल्ट होती हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर हम कहते हैं जितना भी आइस कैप्स वगैरह ग्लेशियर्स वगैरह है, इस सारे को हम कहते हैं क्रायोस्फीयर। वो क्रायोस्फीयर जब श्रिंक होता है, यानी कि वो जब मेल्ट होगा तो उससे होगा क्या, हमारा सी लेवल जो है राइज करेगा। सी लेवल राइज करने से जो है आइलैंड नेशन पे फ्लडिंग वगैरह, कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, तो उससे इन पे जो है इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सार्क जो है इस फील्ड में भी कॉपरेट कर रहा है एक दूसरे से, सार्क मेंबर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस क्या बनाए गए हैं सार्क के अंडर और इनके इनिशिएटिव क्या क्या है। इनिशिएटिव हमने अभी देखा फ्री ट्रेड एरिया एक, और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये दो इनिशिएटिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसके बाद है सार्क का सेक्रेटरीट, सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क फूड बैंक, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट, सार्क कल्चरल सेंटर, सार्क एनर्जी सेंटर। देखिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं सार्क के, और डेफिनेटली इनका जो फंक्शन है वो तो ऑब्वियस है, दिख रहा है, डेवलपमेंट फंड, यानी कि इट विल बी रेजिंग फंड्स फॉर सर्टन पर्पजेज। फूड बैंक है तो इट विल इंश्योर फूड सेफ्टी। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है तो इट विल टैकल द डिजास्टर रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है। कल्चरल सेंटर है तो ये सॉफ्ट पावर को प्रमोट करता है। सॉफ्ट पावर यानी कि कल्चर वगैरह को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, और एनर्जी के फील्ड में भी ये इनने एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम समिट्स। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट समिट सार्क का कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में, क्योंकि यहीं पे सार्क की फॉर्मेशन हुई है, तो पहला जो समिट है वो यहीं पे हुआ था। समिट्स जो है यूजुअली 2 साल के बाद होते हैं, बट लास्ट जो समिट हुआ है वो हुआ है काठमांडू नेपाल में, और 2014 में, तब से इनका कोई समिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर सार्क। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल बी डीलिंग द subsequent topics that are mentioned in our syllabus. Thank you so much for watching the video.